Assalamualaikum. Welcome to the lecture on data mining. In our previous lecture, we discussed about the Bayesian leaf network, Bayesian classifier. So, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन बाय द बैक प्रोपगेशन. बैक प्रोपगेशन क्या है? A neural network learning algorithm. So, back propagation is actually based on the neural network learning algorithm, जिसको स्टार्ट किया था साइकोलॉजिस्ट ने और न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने. So to develop and test computational analogies of neurons. So basically that is related to our biomedical science. उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं और न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जब न्यूरॉन्स को स्टडी किया तो न्यूरॉन्स की फंक्शनैलिटीज़ को उन्होंने आर्टिफिशली डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया. ये जो हमारे रोबोट्स हैं, जो रोबोटिक्स हम पढ़ते हैं, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन दी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, और इसको हम कह सकते हैं दीज आर दी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, और ये एक्चुअली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे ही बेस करते हैं. सो हमारी जो डेटा माइनिंग है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ these application areas, जिसमें मेडिकल में सबसे ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट है. सो न्यूरल नेटवर्क क्या है, सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं. अ न्यूरल नेटवर्क, अ सेट ऑफ कनेक्टेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स where each connection has a weight associated with it. न्यूरल नेटवर्क्स, अगर आप लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में some of you maybe have academic background related to the biology, और आप लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी किया होगा. सो न्यूरॉन्स हैव द important functionalities to transmit these signals among our different parts of our body. So neural networks have the most important characteristics in data mining. So yet another research is in AI is the neural network, and it is inspired from the neural network of the human nervous system. जो हमारा ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है, ये न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली उससे इंस्पायर हुआ. सो you can say that neural networks are actually artificially neural networks. इसको ANNs भी कहा जाता है. A for artificial, N for neural, and N for networks. So इसको जो सबसे पहले इन्वेंट किया था, that was the first neurocomputer, डॉक्टर रॉबर्ट ने. इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बता देती हूँ. इसको आप फर्दर स्टडी करना चाहें तो आप इसको बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसमें फील्ड्स हैं इसकी. डॉक्टर रॉबर्ट ने एक न्यूरल नेटवर्क डिफाइन किया था ऐसे कि कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ सिंपली हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, सो व्हिच प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय देयर डायनामिक स्टेट्स रिस्पॉन्सेस टू द एक्सटर्नल इनपुट. ये एक्सटर्नल जो भी उसको एक्सटर्नल इनपुट दी जाती थी वो अपने डिफरेंट टाइप के डायनामिक स्टेट्स को कवर करता हुआ या डायनामिक स्टेट्स के ऊपर मूव करता हुआ, ठीक है, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स या स्टेट्स के दरमियान इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता था. ठीक है. सो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या सिंपली फॉर्म में आप इसको न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन by making the right connections can be imitated using silicon and wires and living neurons and other systems. कि हम अपने जैसे हमारे न्यूरॉन्स वर्कआउट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसी तरह से हम ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को भी बना सकते हैं, उनके कनेक्शंस को भी बना सकते हैं सिलिकॉन वायर्स और डिफरेंट टाइप की चिप्स को यूज करके हम बना सकते हैं. ठीक है. वैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन जो है
उसमें टोटल कितने सेल्स होते हैं? ह्यूमन ब्रेन इज एक्चुअली composed of almost 86 बिलियन नर्व सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, जिसको हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कर तो सकते हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली using our brain efficiently. Once we was in our MS class, and one of my uh, teacher who was the chairperson of that department at that time, उन्होंने हमसे कहा कि जी आप गूगल करें that how much percentage of your mind you have been utilized. So on Google, our professor showed us the result that we have used till now, like we were in the master's class and most were in the PhDs. So in higher studies, we have just used our brain like 2% of our brain. कि हमने अपने ब्रेन का सिर्फ 2% से इस्तेमाल किया, बाकी तो हमने इस्तेमाल किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने हमें वसी इनको हाफिजा कह लें, इनको याद रखने का वसी एक सिस्टम प्रोवाइड किया है, बट वी आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइजिंग दैट। सो हमारे पास 86 बिलियन नर्व सेल्स हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, और ये दूसरे सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और स्टिमुलस और वो सारी बातें। तो हमारे पास यू कैन से दैट कि सिंपल जैसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें इनपुट्स हैं और सिस्टम में प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट्स आएंगी। ठीक है, चलिए जी, हम फिर अपनी फील्ड से अपने टॉपिक से हट गए, बट दोस वाज actually connected to the our basic domain of our today's discussion. So during the learning phase, the network learns by adjusting the weights so as to be able to predict the correct class label of the input tables. So this also refers to the connectionist learning due to connections between the units. ये हमारे जी न्यूरॉन्स हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास इनपुट वेक्टर है, we have got x0 to xn, वेट वेक्टर्स हैं w2 wn, वेटेड सम है उसका, और इसके बाद फिर हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, और इन फंक्शंस को अप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास आउटपुट आती है। ये सिंपल वैसे ही है जैसे एक प्रोग्राम है ना, एल्गोरिथम है, उसको इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, इनपुट आती है और आउटपुट आती है। So an n-dimensional input vector x is mapped into variable y by the means of scalar product and a non-linear function mapping. So the inputs to the units are outputs from the previous layer. So these are the multiplied by their corresponding weights to form a weighted sum, which is added to the bias associated with the unit. So then a non-linear activation function is applied to it. सो मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क जो है वो वर्क किस तरह से करता है? द इनपुट्स टू द नेटवर्क correspond to the attributes measured for each training tuple. Inputs are fed simultaneously into units making up the input layer. So they are then weighted and fed simultaneously to a hidden layer. So the number of the hidden layer is arbitrary, although usually one. So the weighted outputs of the last hidden layer are input to the units making up the output layer, so which emits the network predictions. So the network is spread forward. None of the weight cycles back to as input unit are to an output unit of the previous layer. So from a statistical point of view, we can say that our neural network perform the non-linear regression, which given enough hidden units and enough training samples, so they can closely approximate any function. So these are examples of the multi-layered feed-forward neural networks. ठीक है, इसमें इनपुट है, इनपुट वेक्टर है, इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है और आउटपुट वेक्टर है। ठीक है, बस आपने इसको जो है वो यहीं पे
अब हम बात करते हैं कि बैक प्रोपगेशन क्या है. So iteratively process a set of training tuples. कि ट्रेनिंग टपल्स वो डाटा सेट है जो हम किसी भी एल्गोरिथम को, किसी भी मॉडल को एज अ ट्रेनिंग डाटा सेट देते हैं, एंड कंपेयर द नेटवर्क प्रिडिक्शन विद द एक्चुअल नोन टारगेट वैल्यू. हमेशा इस पॉइंट को आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि कुछ हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम रियल लाइफ से लेते हैं, वो हमारी इनपुट्स होती हैं, और कुछ जो है वो हमारे ट्रेनिंग टपल्स हैं. ठीक है. सो ट्रेनिंग के टपल्स जो है उसको हम कंपेयर करते हैं नेटवर्क प्रिडिक्शन विद एक्चुअल नोन टारगेट वैल्यू. ठीक है. जैसे हम फॉर एग्जांपल हम वो सीटी स्कैन करते हैं या हम एमआरआई करते हैं. सो एमआरआई की जो इमेजेस होते हैं उनकी जो इमेजेस हैं, जो फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज वाले इमेज है उसको हम एक्चुअल इमेज के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो हम एक्चुअली वहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स ले सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है. ठीक है. सो फॉर ईच ट्रेनिंग टपल द वेट्स आर modified to minimize the mean square error between the network's prediction and the actual target value. So modifications are made in the backwards direction from the output layer through each hidden layer down to the first hidden layer. So hence back propagation. So steps इसके क्या है कि हम initialize करते हैं weights to small random number associated with the biases and propagate the inputs forward by applying activation function, propagate the error by updating the weights and the biases, terminating the condition so when the error is very small. So these are the strengths and weaknesses of neural network as a classifier. पहला है कि लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम. हमें इसका ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें इसमें पहले ये फाइंडिंग्स करनी होती हैं कि हमने ट्रेनिंग टपल्स कौन से देने हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट कैसा होगा, एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन कैसे होगी, एट्रीब्यूट्स को डिज़ाइन कैसे करेंगे. उसके बाद require a number of parameters typically best determined empirically. For example, the network topology or the structure. उसके बाद हम poor interoperability देते हैं, that is the difficult to interpret the symbolic meaning behind the learned waves and of the hidden units in the networks. Strengths हैं इसकी कि high tolerance है. अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा noisy है, उसकी इस एल्गोरिथम की या इस क्लासीफायर की जो टॉलरेंस है, टॉलरेंट मीन्स फॉल्ट टॉलरेंट, मीन्स दोज आर प्रोन टू बी एरर, कि अगर उसमें कोई मसला भी है तो वो उसको हैंडल कर सकता है. Ability to classify untrained patterns, well suited for the continuous valued input and output. Successful array of real world data, handwritten letters. Algorithms are inherently parallel. Techniques have recently been developed for the extraction rules from the trained neural networks. So this is it. This is how the neural networks work. Forward propagation and back propagation देखा हमने. न्यूरल नेटवर्क की डायग्राम्स देखी, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखी. So hope so you have learned a lot from this lecture. If you have got any query, any question or any type of the confusion, you can ask me. Thank you so much. Take good care of yourself. Allah.